सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में विमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीत लिया है। तो सही उत्तर होगा आरसीबी ने जीत लिया। बात करते हैं इसके बारे में। विमेन्स प्रीमियर लीग 2026 याद रखना इसका ये चौथा एडिशन था। 9 जनवरी को शुरू हुआ था, अभी 5 फरवरी तक चला। इसका जो फाइनल है ये खेला गया बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो वडोदरा में है। और फाइनली इसको जीत लिया आरसीबी ने। आरसीबी का ये दूसरा खिताब है और यहाँ पे इसने हराया दिल्ली कैपिटल को। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच रही है स्मृति मंदाना जो कि आरसीबी की प्लेयर है। और ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसको मिली है वो भी देख लो। ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं उनको दी जाती है। तो स्मृति मंदाना 377 रन बनाए, आरसीबी की प्लेयर है। और पर्पल कैप दी गई सोफी डिवाइन को, 17 विकेट लिए इन्होंने, गुजरात टाइटंस की प्लेयर है। अच्छा, यहाँ पे एक नोट ध्यान रखना, ये वैसे हम प्रश्न पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स में ही कि डब्ल्यूपीएल के इतिहास में पहली सेंचुरी किसने लगाई थी। नेट साइवर ब्रंट ने एमआई की तरफ से, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेला इन्होंने। किसके खिलाफ खेलते हुए? आरसीबी के खिलाफ खेलते हुए। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है आपका। और अभी ये चौथा एडिशन हुआ, पहले 3 एडिशन भी आप देख लो। पहला एडिशन जरूर याद रखना, ये प्रश्न आ चुका है एक बार एग्जाम में कि पहला एडिशन कब खेला गया था। 2023 में मुंबई इंडियंस ने जीता था। फिर 2024 में दूसरा हुआ, आरसीबी ने जीता था 2024 वाला। और अभी 2026 वाला, इससे पहले वाला 2025 वाला मुंबई इंडियंस ने जीता। मतलब 4 एडिशन में से 2 तो एमआई ने जीत लिए और 2 आरसीबी ने जीत लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये। बाकी क्रिकेट से संबंधित कुछ और कॉम्पिटिशन्स, कुछ ट्रॉफीज वगैरह मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि अभी बात करते हैं आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 की, जो भारत में हुआ था। भारत ने जीता था साउथ अफ्रीका को हरा के। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जो वडोदरा में हुआ था, कर्नाटक ने जीता था विदर्भ को हरा के। और तीसरा जो पिछले साल वाला मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग है वो हमने देख ही लिया है, मुंबई इंडियंस ने जीता था दिल्ली कैपिटल्स को हराया था पिछली बार भी। और अगर आईपीएल की हम बात करते हैं तो 2025 में जो आईपीएल था वो 18वां संस्करण हुआ था, भारत में हुआ था। आरसीबी ने जीता था, पंजाब किंग्स को हराया था। रणजी ट्रॉफी 2024-25 विदर्भ ने जीता, केरल को हराया। और नवा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान यूएई में हुआ था, भारत ने जीता, न्यूजीलैंड को हराया था। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये लंदन के लॉर्ड्स मैदान में हुआ था, साउथ अफ्रीका ने जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराया। दलीप ट्रॉफी 2025 सेंट्रल जोन ने जीता, साउथ जोन को हरा के। मेंस एशिया कप 2025 यूएई में हुआ था, भारत ने जीता, पाकिस्तान को हराया। ईरानी कप 2025-26 महाराष्ट्र में हुआ था, विदर्भ ने जीता, शेष भारत को हराया। 18वां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 अभी झारखंड ने जीत लिया पहली बार, हरियाणा को हरा के। और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 इसको भारत और श्रीलंका होस्ट कर रहा है और इसमें टूर्नामेंट एम्बेसडर चुना गया था रोहित शर्मा को। ठीक है, ये क्रिकेट से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट जो कप्स एंड ट्रॉफीज हुए वो हमने रिवाइज कर लिए। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन ये कौन सा है? तो आंसर होगा हेवन वन। तो दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन का नाम है हेवन वन। इसे कैलिफोर्निया की कंपनी, अमेरिका की कंपनी आप कह दो, अमेरिका की कंपनी है वास्ट स्पेस, वो इसे बना रही है। और 2027 में स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च भी किया जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आपको याद रखना है। ये दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन होगा। कौन सी कंपनी बना रही है, कब इसे लॉन्च करेगी, किससे लॉन्च करेगी, नाम क्या होगा, वो सब बातें आपने देख ली है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जब भी स्पेस स्टेशन की बात आती है तो आपको याद आएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि एक बहुत बड़ी मानव निर्मित अंतरिक्ष में एक प्रयोगशाला आप कह सकते हो। इसे मुख्य रूप से 5 अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर के तैयार किया था, जैसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, रशिया की रोसकॉस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान की जाक्सा हो गई, कनाडा की सीएसए। ठीक है, तो इन सब लोगों ने, मतलब किसी एक का नहीं है वो, सबने मिलकर के उसको तैयार किया था। इसका जो निर्माण कार्य है वो शुरू हुआ था 1998 में। और ये कहाँ पर स्थित है? तो आप कह सकते हो पृथ्वी की जो निचली कक्षा है वहां पे ये लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। और ये हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। तो आप कह सकते हो मतलब वहां पर रहने वाला जो चालक दल है वो दिन भर में 15 से 16 सूर्योदय और सूर्यास्त देखता होगा। मतलब एक दिन में 16 बार सूर्य उदय हो जाता है उसके लिए, 16 बार सूर्य अस्त हो जाता है, इतनी बार। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है एग्जाम के लिए। आपको याद है अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बने थे कौन? शुभांशु शुक्ला, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं वैसे ये। और इनको अभी कौन सा अवार्ड मिला था? जो शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है, अशोक चक्र मिला था, याद रखना। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
इसे 2030-31 तक रिटायर्ड भी करने की योजना है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, यूं बताओ किस देश ने 2024 में अपने आप को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग कर लिया था? तो आंसर होगा रशिया। अच्छा, पूरे दुनिया में केवल एक ही देश है जिसके पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन है, तो वो कौन सा देश है? चाइना है, और उसके स्पेस स्टेशन का नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। वैसे भारत ने भी कहा है कि वो खुद का अपना पर्सनल स्पेस स्टेशन बनाएगा, और हमने लक्ष्य रखा है, लक्ष्य याद रखना 2035 है, ये लक्ष्य एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब जैसे आज इस प्रश्न में हमने एक प्राइवेट स्पेस कंपनी के बारे में बात करी जिसका नाम वोल्ट स्पेस है, जो क्या कर रही है? दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन बना रही है। उसका नाम भी हमने पढ़ लिया, हेवन 1, और उसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करेंगे 2027 में। ये बातें हमने पढ़ ली है। इसी तरह से कुछ और प्राइवेट स्पेस कंपनियां जो न्यूज में रही है वो सारी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, अगर बात करते हैं कि भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का नाम है रूमी 1, और इसे 2024 में चेन्नई से लॉन्च किया था। किसने? एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी है तमिलनाडु की, स्पेस जोन इंडिया, उसने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया था, उसका नाम है विक्रम एस। किसने? स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने, हैदराबाद की कंपनी है। भारत का पहला निजी लॉन्च पैड जिसका नाम है धनुष, इसको स्थापित किया अग्निकुल रॉसमॉस कंपनी ने, चेन्नई की ये कंपनी है। कहां पर स्थापित किया था? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। और भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला था अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने, चेन्नई में। उसके अलावा भारत का पहला निजी तौर पर विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाया, और उसको नाम दिया था धवन 1। किसने बनाया था? स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने। दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया था अग्निलेट, उसको नाम दिया था किसने? अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट, उसका नाम अग्नि बाण है, इसको अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने ही बनाया। इसमें यही अग्निलेट वाला इंजन इस्तेमाल किया गया था। भारत का पहला निजी उपग्रह तारामंडल प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन जिसका नाम है फायरफ्लाई, इसको लॉन्च करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी बनी है पिक्सेल, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट, इसका नाम है, इसको लॉन्च किया किस कंपनी ने? दिगंतारा कंपनी ने, ये भी बेंगलुरु की कंपनी है। कुछ और प्रश्न देखो, अगर पूछे भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैम जेट इंजन जिसका नाम है तेज, इसको लॉन्च किया था हाइप्रिक्स कंपनी ने, बेंगलुरु की एक डिफेंस स्टार्टअप कंपनी है। और भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह किसने लॉन्च करने की घोषणा की थी? टेक मी टू स्पेस ने, हैदराबाद की कंपनी है। ध्रुव स्पेस ये प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है, और ये स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन लॉन्च करेगा, उसका नाम है लीप 1। भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम 1 है, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित सब ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस, इसको भी स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। और भारत का पहला प्राइवेट PSLV किसके द्वारा बनाया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो ने इसको तैयार किया। PSLV मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये सभी प्राइवेट स्पेस कंपनीज से जो भी प्रश्न बने आपके करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको सारे रिवाइज करा दिए। लगभग 17-18 प्रश्न हमने देखे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न देखें उसके पहले आपके लिए कुछ होमवर्क प्रश्न है। SSC CHSL में ये प्रश्न आया था। क्या पूछ रहा है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के प्रत्येक कक्षा में, मतलब जब वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है तो उसे कितने मिनट लगते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है, बताओ। और ये पीछे अभी थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया भी था, जब मैंने आपको कहा था ना यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब उत्तर करो, हम अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पता लगेगा कि आप लेक्चर को कितना ध्यान से सुन रहे हो, और जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है, वहां पे कहीं से भी प्रश्न आपका बन सकता है। उदाहरण आपके सामने है। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में टॉप पर कौन रहा? तो आंसर होगा त्रिपुरा। हम बात कर रहे हैं पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की, पंचायत उन्नति सूचकांक आप इसे बोल लेंगे हिंदी में, और इससे पहले पंचायत विकास सूचकांक के नाम से जानते थे। जारी करता है पंचायती राज मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? पंचायती राज मंत्री कौन है हमारे? राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह है। और इसको जारी करने का उद्देश्य है ग्राम पंचायतों के विकास का आकलन करना। इस इंडेक्स में याद रखना 9 प्रमुख क्षेत्रों या विषयों के आधार पर यह रैंकिंग दी जाती है, और इसे पहली बार 2025 में जारी किया गया था, और अभी दूसरी बार इसे जारी किया जा रहा है, तभी तो बोल रहे हैं पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0। तो इसमें टॉप पर याद रखना, टॉप पर त्रिपुरा है। त्रिपुरा की
सिपाहीजाला जिले की जुगल किशोर नगर ग्राम समिति ने 88.44 स्कोर के साथ राष्ट्र स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया, जो कि भारत में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में सबसे आगे है। ठीक है, तो त्रिपुरा राज्यों में बात करते हैं तो टॉपर त्रिपुरा है। अच्छा, पंचायती राज दिवस कब होता है? 24 अप्रैल को होता है, याद रखना। और ये जो त्रिपुरा है, इसने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपनी सभी 1176 ग्राम पंचायतों और ग्राम समितियों के लिए 100% डेटा जमा करने और सत्यापन करने का दुर्लभ गौरव प्राप्त किया। तो ओवरऑल बात करें, मतलब त्रिपुरा की जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है, इसीलिए इसको शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, तो सिंपल सी 2 बातें याद रखनी। कौन सा इंडेक्स है? पंचायत उन्नति सूचकांक है, टॉप पर त्रिपुरा रहा है, ये ध्यान रखो। बाकी इंडेक्स वाला प्रश्न है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भारत 96 पे रहा, टॉप पर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक भारत 130 पे है, टॉप पर आइसलैंड रहा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 131, टॉप पर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पे है, टॉप पर नॉर्वे है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत की रैंक है 3rd, टॉप पर यूएसए। और एशिया पावर इंडेक्स में भारत 3रे स्थान पर, टॉप पर अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर है, और पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 131, टॉप पर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉप पर स्वीडन है। ठीक है, तो ध्यान रखना सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया? तो आंसर होगा इसका छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के राखी में एक सरकारी स्कूल में राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किया किसने? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जो अंतरिक्ष यात्री हैं शुभांशु शुक्ला, उन्होंने। और याद रखना कि प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी के तहत ही इस अंतरिक्ष केंद्र का यहाँ पर ये उद्घाटन किया गया है। और इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि इसी प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी के तहत धीरे धीरे हम सभी जिलों में अंतरिक्ष केंद्र खोलेंगे इस तरह के। उद्देश्य क्या है? बच्चों में, और मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों के बच्चों में, सैटेलाइट लैब, ग्राउंड स्टेशन और स्पेस मिशन का प्रैक्टिकल अनुभव प्रदान करना उन बच्चों को, ताकि छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित की जा सके और उन्हें अंतरिक्ष क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। अब ये छत्तीसगढ़ में खोला है, तो छत्तीसगढ़ में आपको ले चलता हूँ। उससे पहले ये 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें आपको देख लेना चाहिए। जैसे अभी तो ये हमने पढ़ाई था कि आंध्र प्रदेश ने काकीनाडा के पास होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की थी। अगर आपसे पूछते हैं कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में है, याद रखना। यहाँ पे मुख्य रूप से रॉकेट की डिजाइनिंग होती है, उसको तैयार किया जाता है, विकसित किया जाता है। और जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना, जो सतीश श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से लॉन्चिंग होती है रॉकेट की। अच्छा, याद रखना एक अच्छा प्रश्न यहाँ से तैयार होता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस झील के किनारे स्थित है? तो पुलिकट लेक के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको याद रखना है, ये स्टैटिक प्रश्न बन के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये हर बच्चे को ये प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन अब आप क्रेक एग्जाम पे पढ़ रहे हैं तो आपको आएगा। उसके अलावा ये भी अच्छा प्रश्न है कि इसरो का जो दूसरा अंतरिक्ष केंद्र है ये कहाँ पर तैयार हो रहा है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में। और ये मैंने आपको बता ही दिया, भारत का जो लक्ष्य है खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का, वो 2035 का है। और हम अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर उतारेंगे, चंद्रमा पर भेजेंगे, वो हमारा लक्ष्य 2040 का है। ठीक है, ये लक्ष्य भी याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी आज वाले प्रश्न में हमने बात करी छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ भी ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल रायपुर हो गई है, गवर्नर है रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो गए हैं। उसके अलावा कुछ और करंट अफेयर्स पढ़े छत्तीसगढ़ से, तो देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। ऑपरेशन संकल्प के तहत सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 नक्सलियों को मार गिराया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन संकल्प। भारत का पहला एआई केंद्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर शुरू होगा? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला ये बना था बालोद जिला, छत्तीसगढ़ का है।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का कोपरा जलाशय राज्य का पहला रामसर स्थल बना था, इंपॉर्टेंट है। और 60वां पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन अभी रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्यकार थे। 2024 के लिए 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था और ये अवार्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे। वैसे अभी इनका निधन भी हो गया और ये प्रश्न तो अभी बिहार के एग्जाम में पूछा भी गया था, बिहार एसआई में पूछा गया था, तो ध्यान रखना फिर किसी एग्जाम में ये प्रश्न वापस से रिपीट होगा। अभी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो पहला एडिशन है ये भी फरवरी में ही होगा, याद रखना 14 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और इसका मैस्कॉट क्या है? मोरवीर है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला देखेंगे उससे पहले ये कुछ होमवर्क प्रश्न आपके लिए। एफकेट में पूछा गया प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? बड़ा आसान है। एक ये लो, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? बता दोगे। एक ये हरियाणा सिविल सर्विसेज में 2021 में पूछा गया प्रश्न है, श्री हरिकोटा जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है किस झील के किनारे स्थित है? बताओ भैया। अब आप लोग क्रिक एग्जाम चैनल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आसान हो गया ये प्रश्न, बता दोगे तो बताओ। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा स्पेन बन गया। तो अभी स्पेन की सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक आदि के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। और ये फैसला बच्चों की ऑनलाइन हिंसा, गलत सामग्री और लत से बचाने के लिए लिया गया है। तो याद रखना ये नियम 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। उद्देश्य वही है, बच्चों को साइबर बुलिंग, अश्लील सामग्री और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान उनके जो पहुंचता है उन सब चीजों से बचाना। और अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रांस ने भी कहा था कि वो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करेगा। और उससे पहले हम पढ़ ही चुके, ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर ही चुका है। ये प्रश्न अभी बिहार एसआई के एग्जाम में भी आया था, ठीक है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस और अब ये स्पेन। कितने साल से कम ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन 16 साल से कम, और फ्रांस ने कहा कि वो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसे बैन कर रहा है। अब बात फ्रांस की है तो ये रहा मैप। कैपिटल मैड्रिड हो गई है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री पेट्रो संचिज, और मैड्रिड में ही आपको वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मिल जाएगा। याद रखना स्पेन है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99 नंबर का मेंबर बना था। और हम C295 परिवहन विमान ये स्पेन से खरीद रहे हैं। स्पेन की कौन सी कंपनी? एयरबस कंपनी। और ये एयरबस कंपनी और भारत की टाटा, ये दोनों मिलकर के इसको भारत में ही तैयार कर रहे हैं। कहाँ पर? वडोदरा, गुजरात में। ये भी ध्यान रखना। और भारत और स्पेन ये 2026 को दोहरे वर्ष यानी संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मना रहे हैं। उसके अलावा याद रखना स्पेन ये यूरोप का पहला देश बना जिसने मासिक धर्म अवकाश के लिए कानून बनाया था। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और अभी जो 53rd नंबर का वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली में, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कतर था और फोकस कंट्री स्पेन था, ठीक है। तो इन सब कारण से स्पेन न्यूज में है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी, इसका भी सफल परीक्षण कहाँ किया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का परीक्षण किया है। शॉर्ट में आप इसे बोलोगे SFDR, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। अब ये होता क्या है? तो आप कहोगे ये एक एयर ब्रीदिंग यानी कि हवा में सांस लेने वाला इंजन है जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ईंधन को जलाता है, फ्यूल को जलाता है। और जो पारंपरिक रॉकेट होते हैं, जो अभी तक हम रॉकेट इस्तेमाल करते थे, उसमें फ्यूल को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन साथ में भेजनी पड़ती थी। तो उसके दो नुकसान थे। तो एक तो उसका वजन जाता है साथ में और वो जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होगा, इस केस में हमें ऑक्सीजन को साथ में नहीं भेजना होगा। तो एक तो एक्स्ट्रा जो लोड जा रहा था वो खत्म हो गया और ऑक्सीजन खत्म होने की हमें चिंता नहीं रहेगी क्योंकि ये तो हवा से ऑक्सीजन को लेकर के फ्यूल को बर्न कर रहा है। तो इससे जो मिसाइल की स्पीड होगी और जो दूरी यानी कि जो रेंज होगी वो सामान्य रॉकेट से कहीं ज्यादा होगी। तो ये इसका फायदा होगा इस टेक्नोलॉजी का, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का, जिसका भी परीक्षण किया DRDO ने। कहां पर? उड़ीसा में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान रखना। देखो DRDO ने परीक्षण किया। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है
1958 में, 1 जनवरी 1958, तभी तो 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चेयरमैन वर्तमान में समीर वी कामत है और पहले चेयरमैन पूछोगे तो दौलत कोठारी है। मोटो क्या होता है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। आपको याद दिला दूं, अभी भारत में स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका लॉन्ग रेंज गाइड रॉकेट, इसका भी सफल परीक्षण भी किया था डीआरडीओ ने, और इस रॉकेट की रेंज है 120 किलोमीटर और परीक्षण यहीं पर किया था उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में। उसके अलावा डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली स्वदेश को बनाया, जो क्या करेगा, खारे पानी को मीठे पानी में ये बदल देगा। यहाँ पे स्वदेश का फुल फॉर्म भी आ सकता है सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा निवेदिता दुबे। तो निवेदिता दुबे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। या हम यूं कह सकते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पहली महिला मानव संसाधन निदेशक बन गई हैं। कौन ये? निवेदिता दुबे। कैसे भी आप बोल लो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, स्थापना होती है 1 अप्रैल 1995 1995। हेडक्वार्टर नई दिल्ली और इसके चेयरमैन विपिन कुमार है। अच्छा, पहले आप ऑप्शंस देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट महिलाओं के ऑप्शंस हैं। जैसे कि हंसजा शर्मा, अभी हमने पढ़ा था, रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। सिमरन बाला, अभी रिपब्लिक डे परेड 2026 हुई थी, उसमें पुरुषों की आरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी को लीड करने वाली पहली महिला बनी थी, पढ़ चुके हैं हम। काम्या कार्तिकेयन, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। बाकी कुछ और महिलाओं के नाम बताऊं आपको जो न्यूज में रही, जैसे कि राष्ट्र महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी थी विजया किशोर रहाटकर, और 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बाला देवी है। भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी थी तनुष्का सिंह। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉवेंट्री जिम्बाब्वे से है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला हेड नागोजी ओंकाजा इवेला नाइजीरिया से। पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी बनी अंजू राठी राणा। सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला चीफ बनी थी नल्ला थम्बिकलाई सेल्वी। नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति नटेम्बू नंदी नदेतवा। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव बनाया गया शर्ली बॉचवे को घाना देश की है। विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष बनाया खुनियंग पटामा को थाईलैंड से है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी थी दिव्या शर्मा। और अभी 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष बनाया गया था एनालेना बैरबॉक को जर्मनी से है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी शेख नासिर अल नोवेसी यूएई से है। यूके की विदेशी जासूसी एजेंसी है MI6, उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ब्लेज मेट्रेवेली। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी आस्था पुनिया। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर सिमस बनी थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला एमडी थी प्रिया नायर। आरपीएफ की पहली महिला प्रमुख सोनाली मिश्रा। और ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल एस्ट्रोनॉमर रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला मिशेल डोहार्टी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। ठीक है, इतनी सारी महिलाओं के नाम मैंने आपको बता दिए। एक आपसे पूछ लिया, बताओ उत्तर क्या होगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 को किसने जीता? तो आंसर होगा हरियाणा ने। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वुमेन्स सीनियर नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट की। अभी जो एडिशन हुआ, 72वां एडिशन हुआ इसका, 72 नंबर का, 27 से लेके 30 जनवरी के तक हुआ था ये। कहाँ पर? हैदराबाद में जो गाचीबौली इंडोर स्टेडियम है वहीं पर खेला गया। और फाइनली इसको जीत लिया हरियाणा ने। यहाँ पे फाइनल में हरियाणा ने भारतीय रेलवे को हराया है। ठीक है, तो ये 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट था जिसको हरियाणा ने जीता। अब कबड्डी से ही मैं आपको याद दिलाऊं तो आपने पढ़ा था, अभी प्रो कबड्डी लीग 2025 वाला जो सीजन था, सीजन 12वां, वो दबंग दिल्ली ने जीता था, पुनेरी पल्टन को हराया था। और ये भी अच्छा प्रश्न है, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये इंग्लैंड में हुआ था, दूसरा एडिशन था। और पहली बार कबड्डी विश्व कप एशिया के बाहर हुआ था, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें मेन और वुमेन दोनों कैटेगरी में भारत विजेता रहा, दोनों में हमने इंग्लैंड को हरा दिया था। उसके अलावा ये ध्यान रख लेना, अभी दूसरा जो वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 हुआ था, ढाका बांग्लादेश में हुआ था, अभी नवंबर में ही, उसको भारत ने जीता था चीनी ताइपे को हरा के। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कबड्डी स्थापना होती है इसकी 2004 में, हेडक्वार्टर जयपुर, प्रेसिडेंट है विनोद कुमार तिवारी। एक वर्ल्ड कबड्डी डे भी होता है 24 मार्च को, ध्यान रखना। अच्छा, एक कबड्डी टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो याद रखना 7 प्लेयर होते हैं। कबड्डी ये बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट भी है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न आ गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये प्रश्न है, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो को पॉज करो, पढ़ो, हम अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत की प्रधानमंत्री सेतु योजना, इसके लिए भी किसने 830 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। मतलब वर्ल्ड बैंक ये भारत की जो प्रधानमंत्री सेतु योजना है, इसको इसके लिए 830 मिलियन डॉलर का हमको लोन दे रहा है। अब यहां से एक योजना ये इंपॉर्टेंट बनेगी आपके एग्जाम में, प्रधानमंत्री सेतु योजना। एक तो फुल फॉर्म क्या होती है देखो, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई। और पूछ सकता है इसको लॉन्च कब किया था, 4 अक्टूबर 2025 को। पूछ सकता है इसका उद्देश्य क्या है, तो आईटीआई संस्थाओं को आधुनिक बनाकर उनको अपग्रेड कर कर युवाओं को उद्योग की मांग, मतलब जिस तरह की मांग चल रही है, स्किल डिमांड चल रही है, उसके अनुसार ही उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाए, कौशल विकास किया जाए, ताकि वहां से पढ़ते ही उनकी फटाफट से नौकरी लग जाए। वो कागज की डिग्रियों को लेकर के, वो कागज में नंबर इतना परसेंट आया, इतनी ग्रेड आई, उसको लेकर के बैठे न रहे, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उद्योग को जिस तरह के बच्चे चाहिए वैसे उनको ट्रेनिंग दी जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और जब ये योजना शुरू की गई थी तो इसका एक लक्ष्य निर्धारित किया था, याद रखना, 5 सालों में 1000 आईटीआई को उन्नत बनाना, अपग्रेड करना और लगभग 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना। ठीक है, तो प्रश्न इस योजना से अगर पूछेगा एग्जामिनर तो कुछ भी आ सकता है। योजना की फुल फॉर्म पूछ ले, हो सकता है सेतु की फुल फॉर्म पूछ ले, कब लॉन्च किया था पूछ ले, क्या उद्देश्य है, मतलब इसका संबंध किससे है, कथन वाले प्रश्न आ जाते हैं तो आपसे पूछ ले कि बताओ बताइए भैया इसका संबंध किससे है। तो हल्का सा ध्यान रखना, आईटीआई संस्थाओं को अपग्रेड करना है ताकि युवाओं को अच्छी, जो आज वर्तमान में इंडस्ट्रीज में जो उद्योगों में स्किल चाहिए वैसे ही उनको स्किल ट्रेनिंग देना है। और लक्ष्य है 5 साल में 1000 आईटीआई को अपग्रेड करना। ठीक है, सब बातें मैंने आपको बता दी। अब लोन दे रहा है इसके लिए वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी एक बार जान लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट अजय बंगा है भारतीय मूल के। और याद रखना ये कुछ इंडेक्सेस, कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है, जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, और इसको तो जारी करना बंद कर दिया इसने। इसकी जगह बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी करता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये सब जारी करता है वर्ल्ड बैंक। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 4 फरवरी को। तो हर साल 4 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य ये संदेश फैलाना है कि अंतर धार्मिक संवाद, आपसी सम्मान और सांस्कृतिक विविधता से मानव बंधुत्व को बढ़ावा मिलता है। मानव बंधुत्व को बढ़ावा देना, पहली बार इस दिन को 2021 में मनाया गया था। तो अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को। अभी फरवरी में हमने कौन कौन से दिवस मनाए देखोगे, तो एक तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, और 4 फरवरी को एक वर्ल्ड कैंसर डे भी मनाया था। अच्छा, इस अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस की थीम क्या है। थीम याद रखना, डायलॉग ओवर डिवीजन, विभाजन की जगह संवाद। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, तो जरूर कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। हाँ, इसकी क्विज और पीडीएफ डेली अपलोड होती है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाती है। और मॉक टेस्ट जरूर लगाया करो ताकि आपका रिवीजन होता रहे। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अभी कल का रिवीजन करते हैं, आ जाओ। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पर किया गया। दुबई। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बन गए युमनाम खेमचंद सिंह। और भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट डेमू ट्रेन, ये कहां पर शुरू की गई। अहमदाबाद। भारत 2026 में होने वाले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा, कहां पर, नई दिल्ली। और वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया 4 फरवरी को। यूएसए के साथ हुई भारत सरकार की ट्रेड डील के तहत कितने टैरिफ निर्धारित हुआ है, 18%। रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया, मिनी रत्न कैटेगरी 1। और स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किसे प्रथम पुरस्कार मिला, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है दिल्ली एयरपोर्ट को। और आखिरी प्रश्न था, भारत और किसके बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सभी समझौतों के जननी बताया जा रहा है, तो आंसर होगा यूरोपियन यूनियन के साथ।
बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था IUCN का नवीनतम सदस्य कौन सा बना, तो आंसर होगा आर्मेनिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।